हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ मकफूर अहमद। हमारा और आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल है मकफूर फिजिक्स सब। आज हम क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए एटम्स चैप्टर लेकर आए हैं। एटम्स चैप्टर में आपके कुछ थ्योरिकल कॉन्सेप्ट हैं जो आपने क्लास 11th केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। अल्फा पार्टिकल्स का स्कैटरिंग पढ़ा होगा आपने। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग मेथड से हम न्यूक्लियस की साइज को एस्टिमेट कर सकते हैं। एस्टिमेशन ऑफ साइज ऑफ न्यूक्लियस, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच करके भी पूछा जा सकता है। एक हम लोग न्यूक्लियस लेते हैं बेटा। न्यूक्लियस का जो अपना एटॉमिक नंबर है वो Z है। न्यूक्लियस पर जो प्लस ZE पॉजिटिव चार्ज होगा। न्यूक्लियस के रेडियस को हम R0 कंसीडर कर लेते हैं। R0 किसी रेडियो एक्टिव सोर्स से अल्फा पार्टिकल्स विद काइनेटिक एनर्जी मूव करता है। विद काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी है वो k अल्फा कंसीडर कर लेते हैं। अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी को v अल्फा कंसीडर कर लेते हैं। यानी कि रेडियो एक्टिव सोर्स से अल्फा पार्टिकल विद वेलोसिटी v अल्फा विद काइनेटिक एनर्जी k अल्फा से मूव करता है और जैसे ही हैवी न्यूक्लियस के अप्रोच में आता है, विद काइनेटिक एनर्जी रेडियो एक्टिव सोर्स से इमिट हुआ और जैसे ही न्यूक्लियस के अप्रोच में आएगा, तो जैसे जैसे न्यूक्लियस के पास आता है, क्लोजेस्ट अप्रोच में आता है, तो इसकी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स है वो इंक्रीज कर जाती है। और जब इसके क्लोजेस्ट अप्रोच में आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स इंक्रीज करता है, तो फिर ये दोबारा रिपल कर जाता है। तो जब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स इंक्रीज करता है और न्यूक्लियस के अप्रोच में आता है, तो अल्फा पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी है वो अल्फा पार्टिकल्स और न्यूक्लियस के बीच लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल हो जाता है। लेकिन क्लोजेस्ट अप्रोच के कांटेक्ट में आने पर अल्फा पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा और जैसे ही काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी तो अल्फा पार्टिकल्स आपका रिपल कर जाता है। अल्फा पार्टिकल्स आपका क्या होगा बेटा? रिपल कर जाएगा। तो अल्फा पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल कर देते हैं। तो k अल्फा इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी आपको बताया गया इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले चैप्टर में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। तो Q1 यानी अल्फा का चार्ज, तो अल्फा पार्टिकल्स का चार्ज हमारा +2e हो जाएगा और न्यूक्लियस का चार्ज हमारा ZE। अल्फा पार्टिकल्स के बारे में आपको बताया गया है कि जो हीलियम का न्यूक्लियस होता है उसी को अल्फा पार्टिकल्स कहते हैं। द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम्स इज नोन एज अल्फा पार्टिकल्स। तो जब न्यूक्लियस की बात हो रही है तो 2 प्रोटॉन होंगे, 2 न्यूट्रॉन होंगे। यानी कि अल्फा पार्टिकल्स हीलियम का न्यूक्लियस है तो 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर पॉजिटिव चार्ज होगा और न्यूक्लियस का चार्ज तो +ZE ही है और डिस्टेंस आपका बेटा R0। देन R0 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2ZE² 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये R0 जो है वो न्यूक्लियस की साइज हो गई, न्यूक्लियस का रेडियस हो गया। क्योंकि अल्फा पार्टिकल रेडियो एक्टिव सोर्स से विद काइनेटिक एनर्जी मूव कर रहा है और न्यूक्लियस के अप्रोच में आने के बाद रिपल कर जा रहा है और जैसे ही न्यूक्लियस के अप्रोच में आ रहा है तो अल्फा पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रही है। अल्फा पार्टिकल्स का जो मास है बेटा वो फिक्स होता है। अल्फा पार्टिकल का मास आपका प्रोटॉन के मास का 4 टाइम्स यानी 6.7 × 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है। अल्फा पार्टिकल्स की जो वेलोसिटी है वो 2.1 × 10⁻7 मीटर पर सेकंड होती है। अल्फा पार्टिकल्स की वेलोसिटी, अल्फा पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी v अल्फा 2.1 × 10⁻7 मीटर पर सेकंड। तो अल्फा पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी हम जो निकाल लेंगे k अल्फा इज इक्वल टू हाफ m अल्फा v अल्फा स्क्वायर से। देन हमारा हो जाएगा हाफ m अल्फा हमारा हो जाएगा 6.7 × 10⁻27, v अल्फा हमारा 2.1 × 10⁻7 का होल स्क्वायर।
तो हमारा हो जाएगा के अल्फा इज इक्वल टू 1/6.7/2, 2.1 का स्क्वायर 4.41, और ये हमारा हो जाएगा 10⁻⁻27, ये हो जाएगा हमारा 10⁻14, तो ये कट जाएगा -13। इसको पूरा सॉल्व कर लेते बेटा, तो अल्फा पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो 1.48 इंटू 10⁻⁻12 जूल हो जाता है। अब अल्फा पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी आपको पता चल गई, अल्फा पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी आपको पता चल गई, तो आप क्या करेंगे, जिस भी न्यूक्लियस का रेडियस एस्टिमेट करना होगा उसका एटॉमिक नंबर आपको मालूम होगा, तो आप उस न्यूक्लियस का रेडियस एस्टिमेट कर सकते हैं। जैसे अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग में, जैसे अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग में आपने पढ़ा है कि गोल्ड मेटल्स यूज करते हैं, तो फॉर गोल्ड के लिए, फॉर गोल्ड यानी AU Z इज इक्वल टू 79 के लिए अगर रेडियस आपको निकालना है तो R0 इज इक्वल टू 2ZE स्क्वायर डिवाइडेड 4πε0 इंटू के अल्फा। तो 1/4πε0 की वैल्यू बेटा 9 इंटू 10⁻9 है, 2 हमारा 2 होगा, Z हमारा 79 हो जाएगा, ये 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का होल स्क्वायर, और ये हमारा जाएगा के अल्फा यानी 1.48 इंटू 10⁻⁻12। तो इसकी साइज को जब हम लोग एस्टिमेट करते हैं तो हमारा 2.5 इंटू 10⁻⁻14 मीटर होता है, 2.5 इंटू 10⁻⁻14 मीटर, यानी कि जो रेडियस होती है न्यूक्लियस की अप्रॉक्स में, बिल्कुल जो आपके अल्फा पार्टिकल्स हैं वो टच नहीं करते, थोड़े दूर से ही वापस लौट आते। तो हम लोग जो अप्रोक्सीमेटली एस्टिमेट करते हैं कि हमारा जो न्यूक्लियस का रेडियस है वो 10⁻⁻15 मीटर के आर्डर में होता है। न्यूक्लियस का जो रेडियस है बेटा वो 10⁻⁻15 मीटर के आर्डर में होता है। तो न्यूक्लियस की साइज को आप क्लोजेस्ट अप्रोच यानी कि अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि जो गोल्ड है उसका जो न्यूक्लियस आ रहा है वो 2.5 इंटू 10⁻⁻14 मीटर, देखिए अप्रोक्सीमेटली अगर आप देखेंगे तो आपका जो न्यूक्लियस का रेडियस है वो 10⁻⁻14 मीटर के आसपास होगा, यानी थोड़ा अगर भी कम लेंगे तो 10⁻⁻15 मीटर के आर्डर में आता है। आपके न्यूक्लियस का जो रेडियस है बेटा वो 10⁻⁻15 मीटर के आर्डर में आ जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे बेटा, नेक्स्ट टॉपिक हम आपको एक्सप्लेन करेंगे बोस थ्योरी। रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल था आपको पहले ही बताया गया है, केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा होगा कि उसमें कुछ कमियां थी। रदरफोर्ड ने इतना बता दिया कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, बट न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसकी स्टेबिलिटी के बारे में रदरफोर्ड ने नहीं एक्सप्लेन किया था। तो बोर्स ने मॉडल दिया था, बोर्स थ्योरी। एक साइंटिस्ट थे, उनका पूरा नाम था नील बोर। उन्होंने 1913 में रदरफोर्ड मॉडल की डिफिकल्टीज को रिमूव किया और रदरफोर्ड मॉडल्स की डिफिकल्टीज को रिमूव करके बोर्स थ्योरी दिया। अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी, बोर्स ने एक्सप्लेन किया इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है उस ऑर्बिट का जो है एंगुलर मोमेंटम जो है, एंगुलर मोमेंटम यानी कि लीनियर मोमेंटम और रेडियस का जो प्रोडक्ट है एंगुलर मोमेंटम, वो h/2π का मल्टीपल इंटीग्रल होता है। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन in a particular orbit, in a stationary orbit, is equal to the multiple integral of h/2π। h आपका जो है वो प्लांक कांस्टेंट है, h आपका क्या है बेटा, प्लांक्स कांस्टेंट। n की जो वैल्यू है वो 1 2 3
4 5 6 है। n को हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन ऐसे ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है जिसका एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होता है। इलेक्ट्रॉन की इस ऑर्बिट को स्टेशनरी ऑर्बिट कहते हैं। इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है उसका एंगुलर मोमेंटम जो है वो h/2 पाई का मल्टीपल इंटीग्रल होता है। सेकेंड पॉइंट ये है कि इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के अराउंड एक स्टेशनरी ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है तो एनर्जी को रेडिएट नहीं करता, और सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन जो एक्ट होता है वो सेंटर की तरफ होता है, जिसे हम सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन कहते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा उसका एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो कांस्टेंट होता है। उसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो h/2 पाई का मल्टीपल इंटीग्रल होगा। n हमारा 1 2 3 4 5 6 होगा। n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और दूसरा बताया इन्होंने कि इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है वो कोई एनर्जी रेडिएट नहीं करता, उसकी जो एनर्जी है वो कांस्टेंट होती है। उसके बाद जो है पॉइंट नंबर 3 है कि जब एटम बाहर से एनर्जी पाता है तो उसके इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाते हैं। पॉइंट नंबर 3 में समझिए, जब इलेक्ट्रॉन बाहर से एनर्जी पाता है तो उसके एटम्स जो है एक्साइटेड हो जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो स्टेशनरी स्टेट से हायर एनर्जी लेवल में जंप कर जाता है और वहां पर 10⁻⁸ सेकेंड रुकता है, और 10⁻⁸ सेकेंड रुककर दोबारा ग्राउंड स्टेट लेवल में वापस लौट आता है। और वापस लौटते समय वो जो एनर्जी रेडिएट करता है, जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है, उसको रेडिएशन के फॉर्म में डिस्क्रीट कर देता है। यानी कि अगर हायर एनर्जी लेवल की एनर्जी E2 है, लोअर एनर्जी लेवल की एनर्जी E1 है, तो E2 - E1 = हमारा hν हो जाता है। यानी लौटते समय जो रेडिएशन डिस्क्रीट कर रहा है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो ν = E2 - E1 h। बोस थ्योरी में जो तीसरा कॉन्सेप्ट है, एक बार जरा फिर से समझ लेंगे कि जब एटम्स बाहर से एनर्जी पाता है तो एटम्स के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो एक्साइटेड हो जाते हैं और जंप करके लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जंप कर जाते हैं, और उस ऑर्बिट में एक्साइटेशन पोजीशन में 10⁻⁸ सेकेंड रुक कर दोबारा वापस लौट आते हैं, और लौटते समय एनर्जी को रेडिएशन के फॉर्म में डिस्क्रीट करते थे। लौटते समय एनर्जी को रेडिएशन के फॉर्म में डिस्क्रीट कर देते। तो ये था बोर्स थ्योरी। उसके बाद बोर्स थ्योरी के कॉन्सेप्ट से हम लोग बोर्स रेडियस निकाल लेते हैं। बोर्स रेडियस यानी कि इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो एटम का रेडियस हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए हम लेते हैं कि सेंट्रीपेटल फोर्स जो है हमारा, सेंट्रीपेटल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल होता है। इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है तो सेंट्रीपेटल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल हो जाता है। यानी कि mv²/r जो होगा वो 1/4 πε0 ZE × E/r²। r से r कैंसिल, तो mv² हमारा हो जाएगा ZE²/4 πε0 × r। इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। बोस थ्योरी यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू द बोस थ्योरी, अभी हमने आपको बताया है। देन हमारा हो जाएगा mvr = nh/2π। इसके दोनों साइड में स्क्वायरिंग कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो आपको आ जाएगा m²v²r² = n²h²/4π²। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड
इक्वेशन 2/1, देन हमारा जाएगा m स्क्वायर v स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन mv स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर ZA स्क्वायर डिवाइडेड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाएगा, v स्क्वायर से v स्क्वायर कैंसिल, m से m स्क्वायर यानी m हो जाएगा। तो m r स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट इंटू r डिवाइडेड पाई ZE स्क्वायर। r से r स्क्वायर कैंसिल हो गया, देन r इज इक्वल टू हमारा n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड पाई m ZE स्क्वायर होगा। फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए लेंगे बेटा, फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए, तो फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए Z की वैल्यू 1 ले लेंगे। फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए Z की वैल्यू क्या होगी, 1 हो जाएगी। Z इज इक्वल टू 1, देन R स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड पाई m e स्क्वायर। अब ये सारी वैल्यूज कांस्टेंट है, then Bohr radius of hydrogen atom is directly proportional to the square of principal quantum number। Bohr radius of hydrogen atom जो होगा वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के स्क्वायर के क्या होगा बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि अगर हम फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में जाएंगे, सेकंड ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट में जाएंगे, थर्ड ऑर्बिट से फोर्थ ऑर्बिट में जाएंगे, तो रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इंक्रीज करता जाएगा। आपको हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट के लिए अगर रेडियस कैलकुलेट करना है, आपको हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट के लिए अगर रेडियस कैलकुलेट करना है, फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, देन बेटा आपका R इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई m e स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको बताया गया है। n की वैल्यू 1 रख देंगे, 1 स्क्वायर 6.63 इंटू 10 पावर -34 का होल स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10 पावर -12, पाई हमारा 3.14, इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10 पावर -31, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 पावर -19। अब फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम R1 जो हो जाएगा हमारा कैलकुलेट करने पर 0.53 इंटू 10 पावर -10 मीटर या 0.53 आपका एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम का रेडियस 0.53 एंगस्ट्रॉम 10 पावर -10 मीटर के ऑर्डर में होगा। और किसी भी ऑर्बिट का अगर आपको रेडियस कैलकुलेट करना है तो Rn इज इक्वल टू n स्क्वायर इंटू R1 से कैलकुलेट कर देंगे। R1 आपको पता है, देन Rn इज इक्वल टू n स्क्वायर इंटू 0.53 एंगस्ट्रॉम। देखिए फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम का रेडियस हमने कैलकुलेट करा लिया, तो किसी भी ऑर्बिट के लिए अगर आपको रेडियस कैलकुलेट करना है तो n स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बेटा इस टॉपिक को प्रिपेयर कर लेंगे। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कहीं कोई डाउट या कंफ्यूजन आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। अभी एटम्स का जो सेकंड लेक्चर है फिर हम अपलोड करेंगे। थैंक यू।